हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। ये देखते टाइम आप लोग एक वीडियो जरूर देखिएगा, टिपिकल एडजस्टमेंट एंट्रीज। देखिए फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, आपको सबको पता है कि अपन 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट फॉर सोल प्रोप्राइटर। पर बच्चों लोग को जो दिक्कत होता है ना, वो होता है बेसिकली एडजस्टमेंट्स में। तो सबसे पहले हम बेसिक बातें कर लेते हैं कि अगर कोई चीजें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे फाइनल अकाउंट्स का बेसिस है ट्रायल बैलेंस। पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, और ट्रायल बैलेंस से देख के हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट, कोई चीजें या कुछ चीजें अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, जैसे कि सबसे पहला आइटम अगर आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, या आपको सपोज कीजिए एग्जांपल दे दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, या फिर सपोज कीजिए आपको वर्ड दे दिया प्रीपेड सैलरी, कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। या फिर आपको वर्ड दे दिया टीचर ने डेप्रीशिएशन, या टीचर ने आपको वर्ड दे दिया एक्रूड कमीशन। पहले ये 5 चीजें बताते हैं, एडजस्टमेंट में नहीं है ये 5 चीजें। ये 5 चीजें दोस्तों आपके एडजस्टमेंट में नहीं है। ये पांचों चीजें कहां दी हुई है? ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग स्टॉक, अब आपको पता होगा ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक तभी अपीयर होता है व्हेन परचेज इज एडजस्टेड। परचेज एडजस्टेड को हम लोग ट्रायल बैलेंस में बोलते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिसे हम लोग कहते थे COGS और एल्स रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक पहला पॉइंट तो यह क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। अगर आता भी है तो कब आता है? जब परचेज एडजस्टेड हो। नंबर 1, अगर ये 5 चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है तो ट्रायल बैलेंस का कभी डुअल इफेक्ट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस का आइटम को हम लोग एक जगह बैठाएंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, बार बार बोल रहा हूं, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, हालांकि 99.99% है क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिखाई देगा, पर कभी कभी टीचर अगर पूछ रहे क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, आप कहां लिखोगे? बैलेंस शीट करंट एसेट्स। सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, करंट एसेट्स। तो बैलेंस शीट में आप कहां लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक को? करंट एसेट्स। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है, परचेस एडजस्टेड है, क्लियर एकदम, उसमें ओपनिंग स्टॉक का एंट्री ऑलरेडी हुआ है। आउटस्टैंडिंग रेंट, बैलेंस शीट करंट लायबिलिटी। अगर ट्रायल बैलेंस में है तो हम एडजस्टमेंट का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर ये आइटम्स ट्रायल बैलेंस में है तो प्रीपेड सैलरी, बैलेंस शीट करंट एसेट्स। भैया जर्नल बता दीजिए इसके साथ साथ। आउटस्टैंडिंग रेंट का जर्नल होता तो क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट इज ए लायबिलिटी। अभी एडजस्टमेंट बताएंगे 2-3 मिनट में। प्रीपेड सैलरी का जर्नल होता तो क्या होता? प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। भैया ऐसा क्यों? ये 2 एंट्री किसके कारण होती है? ये 2 एंट्री होती है ड्यू टू एक्रूवल बेसिस। और एक्रूवल कहता है जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड कर लो। डेप्रिसिएशन, पीएल डेबिट, डेप्रिसिएशन पीएल डेबिट, और डेप्रिसिएशन का ऐसे क्या होगा करोगे तो जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। हालांकि 2 टाइप की जर्नल एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टिंग एंट्री। वो हमारे अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम लोग सिर्फ फाइनल अकाउंट जानते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है तो बच्चों कहां बैठेंगे? सीधा बैलेंस शीट करंट एसेट्स। कब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है? कब? जब आपको वर्ड दे देगा टीचर परचेज एडजस्टेड, आउटस्टैंडिंग इज द लायबिलिटी सीधा, प्रीपेड इज एन एसेट्स सीधा, डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तब कहां बैठोगे बच्चों? पीएल का डेबिट। एक्रूड कमीशन, देखिए एक्रूड वर्ड का मतलब होता है हमने अर्न कर लिया है पर अभी तक हमारे खाते में पैसे नहीं आए हैं। एक्रूड मतलब अर्न
बट नॉट रिसीव्ड। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक्रूअल बेसिस। कौन बेसिस? सेम ईयर में अकाउंटिंग करना है जिस ईयर में हमने सर्विस या तो लिया है या तो सर्विस दिया है। एक्रूड कमीशन, जिसका मतलब है अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कमा लिए हैं पर अभी तक पैसे मिले नहीं है, रियलाइज नहीं हुए, बट वी हैव अर्न, हम उसके ऊपर हक जता सकते हैं। सर्विस दे दिए इसीलिए हक जता रहे हैं। एक्रूड कमीशन, बैलेंस शीट, करंट एसेट्स। तो बच्चों ये 5 तो हो गए ट्रायल बैलेंस का आइटम। ट्रायल बैलेंस से कितना इफेक्ट होता है? एक इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस से कितना इफेक्ट होता है? एक इफेक्ट होता है। क्लोजिंग स्टॉक, एग्जाम हॉल में आपको 99.99% टाइम क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगा, पर इन केस अगर दिख गया तो क्लोजिंग स्टॉक आप कहां बैठाओगे? बैलेंस शीट, करंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग रेंट, बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटी। भैया क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल क्या होगा अगर वो परचेज से एडजस्टेड है? तो जर्नल एंट्री में बच्चों क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स है, टू परचेज, क्योंकि हम लोग परचेज से क्या करते हैं? माइनस। तो वापस अगर ट्रायल बैलेंस में तो कितना इफेक्ट होगा बच्चों? एक। क्लोजिंग स्टॉक, परचेज एडजस्टेड, बैलेंस शीट, करंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग रेंट, करंट लायबिलिटी। प्रीपेड सैलरी, करंट एसेट्स। डेप्रिसिएशन, पीएल डेबिट। एक्रूड कमीशन, अर्न कर चुके हैं पर मेरे खाते में पैसे अभी तक आए नहीं, बैलेंस शीट, करंट एसेट्स। एक्रूड मतलब अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो बच्चा लोग उम्मीद करता है ये 5 पॉइंट समझ में आ गया। हाँ, एक शब्द और आ सकता है आपके एग्जाम में, अनअर्न इनकम। उम्मीद करता 5 आपने कॉपी किया, हमने मिटा दिया था। अनअर्न इनकम, इसका मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई आदमी हमको एडवांस में पैसा देके चला गया। अनअर्न इनकम का मतलब क्या होता है? हम एलिजिबल नहीं है उस इनकम के लिए अभी तक, हमने उसको सर्विस में नहीं कन्वर्ट किया अभी तक, बट हमने उसके पैसे ले लिए। अनअर्न इनकम, जैसे कि आपको लाइन दे देगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो बच्चों ये हमारा बैलेंस शीट का करंट लायबिलिटी। तो अभी तक हमने सीखा, अगर ऐसा शब्द ट्रायल बैलेंस में रहे तो हम लोग ये करने वाले हैं। अब हम लोग सीखेंगे एडजस्टमेंट, कि अगर सपोज कीजिए यही सब शब्द, ये 6 के 6 शब्द अगर आपको एग्जाम हॉल में ट्रायल बैलेंस में दिखाई नहीं देता, अगर आपको एडजस्टमेंट्स में दिखाई देता है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला आइटम, थोड़ा फटाफट, पहला आइटम क्लोजिंग स्टॉक। बेसिक रूल क्या है क्लोजिंग स्टॉक का? एक्रूअल बेसिस। और एक्रूअल कहता है जब इनकम होगा तब हम बुक करेंगे, उसके पहले हम बुक नहीं करेंगे। जब सर्विस देंगे तभी इनकम बुक करेंगे। एज एंड व्हेन सर्विस प्रोवाइडेड, जब अगले साल बेचेंगे। अब हम लोग सीख रहे हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहला पॉइंट तो एग्जाम हॉल में आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली फिनिश गुड्स का बनता है, याद रखना। रॉ मटेरियल का कभी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। एक ट्रेडर कहीं से सामान खरीद के लेके आया, अपना हल्का सा छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन का ऐड करके सामान को बेचता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहला तो आएगा ट्रेडिंग का क्रेडिट में, ड्यू टू एक्रूअल बेसिस। चलिए भैया एक जगह हो गया। एंड सेकेंड इफेक्ट मेरे बच्चों, बैलेंस शीट में एसेट्स, एसेट्स में करंट एसेट्स के अंदर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो उम्मीद करता हूं पहला एडजस्टमेंट क्लियर है। किधर किधर जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग का क्रेडिट, बैलेंस शीट का एसेट्स। कोई पूछ ले क्यों? ड्यू टू एक्रूअल बेसिस। कोई पूछ ले स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कहते हैं, तो उन्हें जवाब देना इन्वेंट्री। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। पर एग्जाम में कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों, आपको टीचर 2 अमाउंट देगा। कॉस्ट प्राइस दे दिया 1 लाख, मार्केट प्राइस जिसे रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं 80,000। अब बच्चा बोलेगा भैया 2 अमाउंट दिया, क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा अमाउंट लिखेंगे? द आंसर इज व्हिचएवर इज लोअर। भैया क्यों? अकाउंट्स में सेम कॉन्सेप्ट है, नाम उसका प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब होता है मेरे बच्चों कंजर्वेटिज्म, जिसका मतलब होता है प्रूडेंस।
प्रूडेंस, जो कहता है एंटीसिपेट ऑल लॉस एंड इग्नोर ऑल गेन्स। कहने का मतलब ये है क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है मेरे बच्चों? क्रेडिट साइड। व्हाट डज क्रेडिट स्टैंड्स फॉर? इनकम। अगर इनकम ज्यादा दिखाएंगे तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा पीएल में, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो ओनर का लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो 1 लाख लेने की 80,000 मेरे बच्चों, 80,000। सपोज एक एग्जांपल और दे दे, 10,000 और 12,000। अब कौन सा लिखेंगे? 10,000। ड्यू टू विच अप्रोच? कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो पहला एडजस्टमेंट क्या सीखा? क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है, एडजस्टमेंट में है, तो किधर जाएगा क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग का क्रेडिट, बैलेंस शीट का एसेट्स। ट्रेडिंग का क्रेडिट किस लिए बच्चों? एक्रूअल बेसिस। जब सामान बेचेंगे अगले साल तो इनकम भी अगले साल, खर्चा भी अगले साल। इसीलिए इस साल के खर्चे को रिड्यूस करने के लिए हमने क्लोजिंग स्टॉक किस साइड लिखा? क्रेडिट साइड। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। बच्चों अभी हमने सीखा क्लोजिंग स्टॉक, पूरा क्लियर हो गया? ट्रेडिंग का क्रेडिट, बैलेंस शीट का एसेट्स। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ एक जगह जाएगा, वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट, करंट एसेट्स। दो अमाउंट देगा, कौन सा लेंगे? हायर की लोअर? लोअर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। एडजस्टमेंट नंबर 2, 3 और 4 बहुत इजी है मेरे बच्चों, सबसे इजी। पहले 6 एडजस्टमेंट जो इजी है वो कवर कर देते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग। ऐसे एक एग्जांपल में रेंट पकड़ लेते हैं। अगर टीचर आपको ये एडजस्टमेंट में दिया है, ट्रायल बैलेंस में नहीं, एडजस्टमेंट में, प्रीपेड सैलरी। चौथा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। भाई अभी आप बताए थे, वो बताए थे अगर ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है तो हम लोग एक जगह बैठाते हैं, सीधा बैलेंस शीट में चला गया था। अब बता रहे हैं एडजस्टमेंट में दिया हो तो क्या करेंगे? पहला तो आउटस्टैंडिंग रेंट अगर एडजस्टमेंट में है, आप एग्जाम में पीएल बनाओगे, डेबिट क्रेडिट। जब पीएल में क्या लिखते हैं अपन? टू रेंट। आउटस्टैंडिंग मतलब सर्विस ले ली है और खर्चा का पेमेंट करना बाकी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? अपने खर्चे को इंक्रीज। आउटस्टैंडिंग का साइन क्या है? प्लस। आउटस्टैंडिंग माने ड्यू, ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग रेंट पीएल का डेबिट में जोड़ेंगे, और बैलेंस शीट में मेरे बच्चों लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो क्लियर है कहां जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? हमने रेंट का एग्जांपल लिया, टीचर माइट भी वेजेस पूछ ले तो आप ट्रेडिंग में इफेक्ट डालिएगा, टीचर माइट भी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी पूछ ले। बाकी आउटस्टैंडिंग का साइन क्या है? प्लस। सेकंड इफेक्ट करंट लायबिलिटी। जर्नल अभी हमने जिक्र किया था, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ड्यू टू व्हिच बेसिस? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, अकाउंट्स हमेशा एक्रूअल बेसिस पे फॉलो होता है। प्रीपेड सैलरी बच्चों पीएल बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट, क्या लिखेंगे? टू सैलरी लेस। प्रीपेड का मतलब होता है मेरे बच्चों पेड इन एडवांस। अगर हम किसी को एडवांस में पे किए हैं जिसका सर्विस अभी तक हमको मिला नहीं है पर वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, जिसको बोलते हैं अनएक्सपायर्ड। प्रीपेड को ही बोलते हैं मेरे बच्चों अनएक्सपायर्ड। बिफोर द टाइम पीरियड यू हैव पेड द मनी, बिफोर द टाइम पीरियड यू हैव पेड द मनी, बिफोर द टाइम पीरियड यू हैव पेड द मनी। सैलरी से क्या करेंगे? माइनस। एंड प्रीपेड जब बैलेंस शीट बनाएंगे, लायबिलिटी एसेट्स, करंट एसेट्स में प्रीपेड सैलरी। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग क्या की है? आउटस्टैंडिंग इज ए लायबिलिटी। अब प्रीपेड क्या की है? प्रीपेड इज ए एसेट्स, प्रीपेड इज ए एसेट्स। आउटस्टैंडिंग का साइन प्लस, प्रीपेड का साइन माइनस। चार बार बोल दिया एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे को कुछ लोगों ने एडवांस पैसे दे दिए,
हम पहले तो क्या बना रहे हैं बच्चों, पीएल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। पहले तो कमीशन मिला मेरे को, तो हम पीएल में किस साइड लिखे, क्रेडिट साइड, क्योंकि कमीशन हमारा इनकम का पार्ट है, कमीशन हमारा इनकम का पार्ट है बाय कमीशन। पर टीचर ने बोला रिसीव्ड इन एडवांस, सर्विस बिना दिए ही हमें कमीशन मिल गया, एडवांस में मिल गया कमीशन, तो हम लोग क्या साइन देंगे मेरे बच्चों, माइनस प्री रिसीव्ड कमीशन, एडवांस का साइन माइनस। इसका भी अप्रोच है एक्रूवल बेसिस, और इसको बैठाएंगे मेरे बच्चों लायबिलिटी एसेट्स, बैलेंस शीट में कोई अगर एडवांस पैसा देता है मेरे को, दैट्स ए लायबिलिटी, प्री रिसीव्ड कमीशन। तो चार एडजस्टमेंट एकदम इजी इजी बोला। पहला बोला क्लोजिंग स्टॉक, किधर गया क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग का क्रेडिट, बैलेंस शीट का एसेट्स, एक्रूवल बेसिस, उसमें कंजर्वेटिज्म भी आ जाता है लोअर अमाउंट के लिए। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मेरे खर्चों को इंक्रीज करेगा क्योंकि हमने सर्विस ले लिया, तो प्लस करंट लायबिलिटी। प्रीपेड हमारे खर्चों को घटाएगा, माइनस सर्विस फ्यूचर में मिलेगा, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो जब कोई आदमी हमको बेनिफिट फ्यूचर में देगा, दैट इज आवर एसेट्स, एसेट्स। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमको लोगों ने अनअर्न्ड जिसको बोलते हैं, कमाए नहीं पर पैसे अभी ऑलरेडी ले चुके हैं, सर्विस नहीं दी है पर पैसे ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आपके इनकम का पार्ट नहीं है। अब क्या करोगे, पीएल के क्रेडिट से माइनस, बैलेंस शीट में लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। बच्चों अभी तक पूरा क्लियर एकदम, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट में प्लस और करंट लायबिलिटी, प्रीपेड सैलरी, सैलरी से माइनस और बैलेंस शीट करंट एसेट्स, एंड कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, वो हम बताते हैं अभी। एक क्या बताते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जिसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, पीएल के क्रेडिट से माइनस और एसेट्स में नहीं लिख के कहां लिखेंगे बच्चों, लायबिलिटी। कोई भी इनकम अगर हमको एडवांस में पैसा देता है तो कभी एसेट्स नहीं होता, वो क्या होता है हमारा लायबिलिटी। और आइए अगले बच्चों नंबर नेक्स्ट, तीन एडजस्टमेंट्स एकदम कॉमन है। गुड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक एक करके लेवल बढ़ेगा। गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹8,000, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 7,500, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सामान जला 8,000 का, इंश्योरेंस कंपनी बोला भैया आपको हम कितना रुपया देंगे, 7,500। और एल्स बच्चों, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस, फॉर पर्सनल यूज, प्रोप्राइटर ने सामान निकाला 3,000 रुपए का बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए। एंड लास्ट पॉइंट, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल ऑब्लिक चैरिटी ऑब्लिक डोनेशन, घबराना मत, ठीक है। और एक चीज ऐड कर देना, गुड्स गिवन, मुदिवार बुनियाद नीचे, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉई, और रुपीस लिखते साथ में, ₹1,000, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉई ₹1,500 एज सैलरी। बच्चों ये आपके सामने चार एडजस्टमेंट्स एकदम इजी इजी, चारों में एक चीज कॉमन है दोस्तों, गुड्स 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 गुड्स। अब इसके दो स्कूल ऑफ ऑथर्स है, दो बात बोलते हैं, हाँ आपको एक ही बात बता दे रहे पहले कॉपी में। पहला पॉइंट, 3 अकाउंट बना लेते हैं, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। डेबिट क्रेडिट ऊपर लिख लीजिएगा, एसेट्स इधर मेरे बच्चों ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, लायबिलिटी एसेट्स, फिर ट्रेडिंग और पीएल। भैया ऐसा भेदभाव क्यों, आपको अभी समझ में आ जाएगा दोस्तों, पीएल। एंड लास्ट में फिर से ट्रेडिंग एंड पीएल। फिर इस बोर्ड पे करने के बाद थर्ड लेवल का एडजस्टमेंट्स करेंगे, दैट विल बी द लास्ट। आप चिंता मत कीजिए, बैलेंस शीट एक एक लेवल ऊपर जाएंगे। रेडी, सबसे पहला पॉइंट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आप तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जानते होंगे बच्चों,
टू, पहले ये फॉर्मेट बता देता, ये लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, फॉर द ईयर एंडेड बनता है साल के अंत में फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते हैं, टू परचेज, मैचिंग प्रिंसिपल के साथ में फॉलो करते हैं, बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। बच्चे मन में सवाल कर रहे हैं, भैया हमें बैड डेट पीबीडीडी में बहुत दिक्कत होता है। आप टेंशन मत लीजिए, अगला वीडियो सेपरेटली डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो नॉर्म जॉब होता है म्यूचुअल सेट ऑफ का, बैड डेट, पीबीडीडी, पीडीडी, पीडीसी, अलग से वीडियो के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बाय जीपी कैरेट डाउन, ये हो गया जीपी। जीपी निकालते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, और फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बोल के कि अकाउंट्स जो बनेगा, हालांकि फॉर द ईयर एंडेड ट्रेडिंग के नीचे लिखना चाहिए इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। तो फटाफट में बता रहे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो बोलता है अकाउंट्स 1 अप्रैल से 31 मार्च बनेगा। अब हुआ क्या सुनिए, आप दो काम कर सकते हो, दोनों सही है। अगर आपका स्टॉक घटता है, से फॉर एग्जांपल आग लगने से स्टॉक घटा, तो आप दिखा सकते हो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, सही है। अगर आपने प्रोप्राइटर ने सामान लेके गया तो आप दिखा सकते हो बाय ड्रॉइंग्स, स्टॉक घट रहा है, स्टॉक घटने से क्रेडिट होता है। अगर आपने सैंपल में बांटा, चैरिटी में बांटा, सैंपल में बांटते ताकि हमारा मार्केट में क्या हो जाए बच्चों, एडवर्टाइजमेंट। चैरिटी में बांटे, दान किए, कुछ स्टॉक करें, जिस चीज में हम ट्रेडर है, जो चीज का हम बिजनेस करते हैं वही सामान को हम दान किए, बाय चैरिटी। और अपने एम्प्लॉइज को कुछ सामान दे दिए बोनस के रूप में, दिवाली गिफ्ट समझ के, तो बाय समझ। एक तरीका ये है कि आप गोल्डन रूल फॉलो कर लो कि परचेज डेबिट लिखे तो स्टॉक घटा, लॉस्ट बाय फायर क्रेडिट, ओनर ने सामान लेके गया क्रेडिट, एडवर्टाइजमेंट में किए क्रेडिट, चैरिटी में बांटे क्रेडिट, एम्प्लॉय को दिए क्रेडिट। पर हम क्या है, ये रूल फॉलो नहीं करके आप लोग को एकदम बेसिक जर्नल वाला रूल बताते हैं, जिससे जर्नल बनता है। जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर का जर्नल क्या होता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस जिसे कहते हैं, डेबिट टू परचेस, प्रोप्राइटर घर सामान लेके गया, जर्नल ड्राइंग्स डेबिट टू परचेस, सैंपल में बांटे जर्नल एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेस, मतलब परचेस से एडजस्ट करते हैं। और चैरिटी या डोनेशन किया, चैरिटी डेबिट टू परचेस, एम्प्लॉय को दिया सैलरी के रूप में जर्नल सैलरी डेबिट टू परचेस। हम ये सब करते आए हैं, पर इसको एडजस्टमेंट दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये वाला, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 8000, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 7,500। सबसे पहला तो आपने जो टू परचेस लिखा, वहां से लेस लॉस्ट बाय फायर 8000 रुपीज आप परचेस से क्या कर देना, माइनस। इंश्योरेंस कंपनी बोला कि आपने अगर पॉलिसी लेके रखा है, हम आपको कितना रुपए का क्लेम देंगे, 7,500। कोई आदमी अगर हमें पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है तो इसका मतलब वो हमारा एसेट्स है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे डेटर्स, हमारा बिल्स रिसीवेबल, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा कैश बैलेंस, ऑल दीज आवर एसेट्स। तो वैसे ही अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी मेरे को प्रॉमिस किया कि भैया आपको हम पैसे देंगे, तो ये हमारा कहां पे आएगा बच्चों, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड एसेट्स है। और जो रुपया सामान चला 8,000 का, तो परचेस से क्या किया बच्चों, माइनस। और जो रुपया इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, दिया नहीं है, एडमिटेड, दे रहा है, तो वो हमारा क्या, एसेट्स। और जो रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने हमें नहीं दिया वो हमारा लॉस है, पीएल में। टू लॉस बाय फायर 8,000 माइनस 7,500। तो बच्चा लोग फिर से बोल रहा हूं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ट्रेडिंग का डेबिट में परचेस से माइनस। अगर आप क्रेडिट भी करते हो 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना अप्रोच है। पर आप कोई चीज डेबिट में माइनस करो या क्रेडिट में लिखो, बात तो बराबर होता है।
तो पहले क्या क्या गुड्स लॉस्ट बाय फायर, परचेस से माइनस जो रुपया इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है एसेट्स, और जो रुपया इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रहा है पीएल का डेबिट। ऑल लॉसेस, दुनिया का जितना नॉमिनल प्रकार का लॉसेस होता है सब पीएल अकाउंट में डेबिट होता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यू कैन से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला अपन गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पहले तो आपने क्या लिखा होगा, टू परचेस, उसमें आप क्या करोगे, लेस। एक बात तो समझ में आ गया, स्टॉक कोई भी कारण घटेगा तो हम लोग परचेस से क्या साइन देंगे, माइनस। लेस विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज माइनस। और बैलेंस शीट में जहां ओनर्स का इक्विटी लिखते हैं, कैपिटल का दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी, कैपिटल में लेस ड्रॉइंग्स, कौन सा, पर्सनल यूज वाला विथड्रॉन गुड्स। तो दो इफेक्ट बताओ पहले तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर के तीन इफेक्ट हुए क्योंकि अमाउंट अलग अलग थे, डुअल एस्पेक्ट फॉलो करने के लिए। पहले हमने क्या किया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर को परचेस से माइनस, जो रुपया इंश्योरेंस कंपनी देगा वो एसेट्स, और जो रुपया इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा पीएल डेबिट लॉस। नंबर 2 गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। हम लोग क्या करेंगे, परचेस से माइनस, अगर आप ट्रेडिंग का क्रेडिट भी करते हो तो सही है, और कैपिटल से माइनस क्योंकि ओनर ने विथड्रॉ किया। अगला एडजस्टमेंट गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, इंपॉर्टेंट है, फिर से आप टू परचेस लिखोगे माइनस सैंपल एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल नेचर का है तो पीएल में डेबिट में लिखेंगे। और अगर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में टू एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस में अगर ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ था जो आपने पुट किया टू एडवर्टाइजमेंट, तो आप नीचे यहां पे ऐड कर देना फर्दर एडवर्टाइजमेंट या फिर सैंपल। तो क्या सीखे अभी इस एडजस्टमेंट में, जब भी सामान बांटेंगे परचेस से माइनस पीएल में डेबिट में एडवर्टाइजमेंट, परचेस से माइनस पीएल में डेबिट में एडवर्टाइजमेंट, परचेस से माइनस पीएल में डेबिट में एडवर्टाइजमेंट। कई सारे एम्प्लॉइज मेरे से बहुत दिन सैलरी मांग रहे हैं। सपोज कीजिए हमारा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस, वहां से हमारे एम्प्लॉइज से 4-5 लोग हमसे सैलरी मांगते हैं पर हम उन्हें सैलरी नहीं दे पाते, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ही गुड्स को, अपने ही कमोडिटी को, अपना ही नेचर ऑफ बिजनेस देख के जो मेरे पास सामान है, जो स्टॉक पड़ा है, उसी स्टॉक में से उन लोगों को सैलरी के रूप में अपना स्टॉक प्रोवाइड कर देंगे। जैसे आईटीसी सिगरेट बनाता है, ठीक है, अब सपोज कीजिए आईटीसी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी कैश में नहीं दे करके सिगरेट का डब्बा डब्बा कार्टून दे देगा कि जाइए जाके आप खुद ही बेच के अपना पैसा रियलाइज कर लीजिए। हालांकि ऐसा आईटीसी करता नहीं है। टू परचेस लेस सैलरी टू एम्प्लॉय, और सैलरी कहां लिखेंगे मेरे बच्चों, ओ यहाँ बैलेंस शीट बन गया, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट भी बना के यहां क्या बनेंगे, पीएल डेबिट टू सैलरी। अगर ऑलरेडी टू सैलरी लिखा हुआ है, मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर सैलरी दिया हुआ था और आपने टू सैलरी लिखा है तो उसमें ऐड फर्दर कर देना। तो चार एडजस्टमेंट कॉमन थे, चारों में कॉमन क्या चीज था, स्टॉक को कुछ भी हो परचेस से माइनस, वापस गुड्स लॉस्ट बाय फायर परचेस से माइनस, जो रुपया इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है एसेट्स, जो रुपया इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रहा पीएल का डेबिट। अगला पॉइंट नंबर 2 गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, परचेस से माइनस, कैपिटल से माइनस, ड्राइंग्स बोल के। नंबर 3 गुड्स गिवन एज सैंपल, परचेस से माइनस, पीएल में डेबिट, एडवर्टाइजमेंट बोल के। एंड नंबर 4 गुड गिवन टू एम्प्लॉई एज सैलरी, परचेस से माइनस, और सैलरी इज ए पार्ट ऑफ नॉमिनल पीएल डेबिट। आप या तो परचेस से माइनस कर सकते हो या तो ये चारों चीज कर सकते हो, आपका इच्छा जैसा करे। एकदम यहां तक सारा का सारा क्लियर है। अब आता है एक अब थोड़ा टिपिकल एडजस्टमेंट बताते हैं, मास्टर ब्लास्टर। 3 ज्यादा समय नहीं लेंगे, चिंता मत कीजिए। सपोज कीजिए आपके एग्जाम में ऐसा आ जाता है ऑन 1 अप्रैल, डेट मार्क करना मेरे बच्चों, ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। सपोज कीजिए आप अकाउंट्स बना रहे हो 31 मार्च 2020 और टीचर बोलती है ऑन 1 अप्रैल 2020 ए फायर broke out, ठीक है, and lost by fire, आग लगा जिसके आग में 20,000 का सामान जल गया। आपको बोलेगा इसका इफेक्ट बताओ, तो आपको मेरे बच्चों को ये इफेक्ट बताने का जरूरत नहीं है। इस साल जिस साल का अकाउंट्स बना रहे हो
31 मार्च 2020 को आप अकाउंट्स बना रहे हो और उसमें अगर 1 अप्रैल का बात कर दे टीचर और टीचर बोले अरे भैया 1 अप्रैल को आग लग गया, उससे आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए एग्जाम हॉल में। आप अपने ट्रेडिंग में, पीएल में और बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं दिखाओगे, कोई भी सिंगल इफेक्ट नहीं दिखाओगे, क्योंकि जो कुछ हुआ वो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद हुआ। नंबर 2, बेस्ट एग्जांपल, आपको टीचर बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक है ₹20,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20,000। आपने गुड्स बेचा, एक गुड्स सोल्ड, सामान बेचा ₹10,000। आपने सामान बेचा कितने रुपए का मेरे बच्चों? 10,000 का। बट डिलीवरी टेकन ऑन, सामान कब बेचा? 30 मार्च। अकाउंट्स क्लोज होने से पहले आपने सामान बेच दिया 30 मार्च को, बट डिलीवरी टेकन ऑन 10 अप्रैल। ओहो, सामान हमने बेचा 30 मार्च को अपने कस्टमर को, पर वो डिलीवरी लेने के लिए आया 10 अप्रैल को। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे इफेक्ट नहीं होगा, बट बिल्कुल इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने अकाउंट्स क्लोज होने से पहले ही हमने उसको पर्ची काट दिया, उसके नाम पे इनवॉइस काट दिया, उसके नाम पे बिल बना दिया। तो भैया इसका इफेक्ट क्या होगा? ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, लायबिलिटी एसेट्स। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे ना, तो वहां पे एंड गुड्स होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, 31 मार्च को भले ही आपने बेच दिया है, आप ओनर नहीं हो, पर आपका जब फिजिकल काउंटिंग करेंगे स्टॉक का, उस स्टॉक में तो आपका सामान तो आपका है ही। ओनर का भी जो सामान आप बिल काट दिए, वो डिलीवरी लिया नहीं 31 मार्च तक, तो आप ही ना ओनर हो उसके। गुड्स होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारे पास मेरे बच्चों? 20,000, और सामान कितने का बेचा गया? 10,000। हाँ, इसमें एक और चक्कर होता है प्रॉफिट का, वो अलग बात है। गुड्स होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर ₹10,000, क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा, सेम चीज क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में है 20,000, उसमें भी जोड़ देंगे होल्डिंग बोल करके, कितना हजार? 10,000। भले ही कस्टमर ने सामान नहीं लिया है, पर मालिक कौन है? हम हैं। मालिक कौन है? हम हैं। तो ओनरशिप भी किसका है? मेरा है। तो ओनरशिप मेरा था, मेरा है नहीं, सॉरी, मेरा था। मालिक कौन है? वो है। मालिक हम नहीं है। एक बार इनवॉइस काट दिए, रिस्क पासेस विद ओनरशिप, सामान वो डिलीवरी ले ना ले, but he becomes our debtor once we have deducted invoice, once we have prepared invoice, once we have detailed invoice। एक बार इनवॉइस बना लिया, वो मालिक है, पर स्टॉक मेरे पास पड़ा है, तो ट्रेडिंग का क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट का एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करेंगे। अगला एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने फैक्ट्री शेड बनाया, साइकिल शेड बनाया अपने एम्प्लॉइज का पार्किंग करने के लिए। क्या करने के लिए मेरे बच्चों? पार्किंग करने के लिए। पार्किंग करने के लिए फैक्ट्री शेड, साइकिल शेड, एम्प्लॉइज पार्किंग, कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करवाया, कोई भी प्रकार का बच्चों हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन। अब ब्लू पेन यूज करते हैं। आपने गलती से इंक्लूडेड इन वेजेस, आपने एक फैक्ट्री शेड बनवाया या साइकिल शेड बनवाया या एम्प्लॉय के लिए कोई पार्किंग का कंस्ट्रक्शन करवाया, और आपने उसको गलती से किसमें डाल दिया? वेजेस में। वी ऑलरेडी नो वेजेस इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्टिव नेचर का होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में टू वेजेस लेस जो चीज जाना चाहिए बैलेंस शीट का, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैक्ट्री शेड, साइकिल शेड, एम्प्लॉइज पार्किंग, कंस्ट्रक्शन, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ बिल्डिंग। ये सारी की सारी बिल्डिंग की पार्ट है, और बिल्डिंग का खर्चा गलती से वेजेस के अंदर आ गया, बिल्डिंग का खर्चा गलती से वेजेस के अंदर आ गया, तो अपन क्या करेंगे? वेजेस से माइनस, और बिल्डिंग
में इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, प्लस, बिकॉज इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से बोल रहा हूं, कुछ बिल्डिंग का खर्चा, कुछ बिल्डिंग का खर्चा गलती से एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया मेरे क्लाइंट से, मेरे अकाउंटेंट से, मेरे अकाउंटेंट से एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। जो चीजों को डालना था बैलेंस शीट के एसेट्स में, उसने गलती से वेजेस में इंक्लूड कर दिया, तो वेजेस से माइनस और बिल्डिंग में प्लस। अगला एडजस्टमेंट और लास्ट एडजस्टमेंट इस वीडियो का वो ये है कि हमने एक मशीन लिया, मशीन परचेज्ड ऑन 30th मार्च एंड इंस्टॉल्ड, खरीदा कितने मार्च को, 30 मार्च को, और इंस्टॉल भी किया, और क्या क्या इंस्टॉल भी किया। पेमेंट येट टू बी मेड, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, सारा का जर्नल भी बता देंगे लास्ट में, चिंता मत कीजिए चारों का। पेमेंट येट टू बी मेड, हमने एक मशीन खरीदा, मशीन तो बैलेंस शीट का एसेट्स है, पर उसको इंस्टॉल भी किया, पर पेमेंट करना बाकी है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, लायबिलिटी एसेट्स। बैलेंस शीट पे याद रखना, जिनको अप्रोच नहीं पता, या तो एज ऑन लिखते हैं या एज एट लिखते हैं। बैलेंस शीट डेली बेसिस पे नहीं बनता, ऑन ए पर्टिकुलर डेट का पोजीशन बताता, इट्स ए स्टेटमेंट। नंबर 1। नंबर 2, मशीन कहां लिखेंगे मेरे बच्चों, एसेट्स। और जो मशीन का उधारी बाकी पड़ा है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर फॉर मशीन, या फिर प्यार से आप एक बात और बोल सकते हो, वेंडर मतलब सेलर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स बढ़ा क्योंकि मशीन लाए हैं, पर पेमेंट नहीं किए, तो एसेट बढ़ने के साथ साथ डुअल एस्पेक्ट के तहत लायबिलिटी भी बढ़ी है, वेंडर फॉर मशीन। तो बच्चों इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों सबको समझ में आया एकदम अच्छे से। लास्ट में फिर से बोल रहा हूं, अकाउंटिंग ईयर के बाद कुछ क्लोज होता है, अकाउंटिंग ईयर के बाद अगर कुछ फायर ब्रोकआउट हुआ तो इस साल का वो ट्रीटमेंट में नहीं आएगा, अगले साल भी जाएगा। अगला पॉइंट, हमने सामान बेच दिया पर अभी तक कस्टमर डिलीवरी लेने नहीं आया, तो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, ट्रेडिंग का क्रेडिट बैलेंस शीट के एसेट्स में जुड़ेगा। हमने फैक्ट्री शेड, साइकिल शेड, एम्प्लॉय, पार्किंग, कंस्ट्रक्शन खर्चा किया, पर गलती से वेजेस में डाल दिया, तो वेजेस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, वेजेस परचेस से, सॉरी ट्रेडिंग वेजेस से माइनस एंड बैलेंस शीट एसेट्स। एंड लास्ट आइटम, मशीन खरीदा, इंस्टॉल भी कर लिया, पर हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो हमारे बैलेंस शीट का क्या है, लायबिलिटी तो है ही, एसेट्स भी है। अब अच्छा बोलता भैया सपोज कीजिए आपका एडजस्टमेंट बोले डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन कहां बैठेंगे, तो सबसे इजी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन पीएल में, डेबिट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट्स। अब टीचर बोलते तुम्हें भैया डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का है, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस, तो डेप्रिसिएशन कितने कितने बैठा है, पीएल का डेबिट, बैलेंस शीट का एसेट से माइनस, पीएल का डेबिट, बैलेंस शीट का एसेट से माइनस। अब टीचर आपको बोलते हैं अंकित भैया आपने कॉपीराइट लिया है या पेटेंट लिया है, पेटेंट किसी का फॉर्मूला का राइट लिया है यूज करने का, इंफ्रिंजमेंट, तो आप क्या करोगे, ऐसा एडजस्टमेंट को आखिरी है इसका, तो ये अब टीचर बोलते हैं 1/4 टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर। आप लोगों को दोस्तों इतना पता होगा कि टेंजिबल पे होता है डेप्रिसिएशन और इनटेंजिबल पे होता है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन होता है इनटेंजिबल पे और डेप्रिसिएशन होता है टेंजिबल पे। अब टीचर बोलते हैं कॉपीराइट पेटेंट 4 इयर्स लाइफ, 4 साल का जिंदगी है, मेरे पास एक इंटेंजिबल एसेट्स है 40,000 रुपीज वैल्यू है, 1/4 टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, 1/4 मतलब 25%, 25%, 25%, 25% आप यूज करोगे। ऐसे चीजों में सेम चीज पीएल में, डेबिट में टू कॉपीराइट, पर 40,000 पूरा मत लिख देना, 40,000 का 1/4 कितना हो मेरे बच्चों, 10,000। एंड बैलेंस शीट
लाइबिलिटी एसेट्स, ये जो कॉपीराइट इधर लिखेंगे या पेटेंट लिखेंगे 40,000, उसमें से लेस 1/4 रिटर्न ऑफ 10,000, बच गया 30,000। उम्मीद करता हूं ये लास्ट एडजस्टमेंट समझ में आया। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट है मेरे पास। कितने साल का मोदी लाइफ, उसका जिंदगी 4 साल, तो 1 साल का पीएल, 3 साल का बैलेंस शीट में एसेट्स। एमोर्टाइजेशन। होप यू एंजॉयड द क्लास दोस्तों, समझ में आया? कुछ भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा? और कोई डाउट हो तो आप फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जस्ट 40 मिनट्स लेक्चर, हमने 2 चीजें सिर्फ छोड़ी है, मैनेजर्स कमीशन एंड बैड डेट लिक्विडिटी। उसके अलावा वी ट्राइड आवर बेस्ट 40 मिनट्स में सब कुछ कवर कर सके। बाकी शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।